नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो एक महीना हो गया है जब धरने पर बैठे बैठे पहलवान अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लग रहा है कि आर पार की लड़ाई होकर रहेगी, क्योंकि आज पहलवान सब मिलकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ तैयारी हो रही है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि वो आगामी 5 तारीख को वो एक रैली करेंगे। तो अब जो है आर पार की लड़ाई हो रही, लेकिन ये सब चीजें चल ही रही थी। इस बीच बृजभूषण सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने विनेश फोगाट को मंथरा बता दिया है, यानी कि सीना जोरी पर उतर आए हैं बृजभूषण। उनके खिलाफ केस दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, वो कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो अब चोरी का तो पता नहीं, लेकिन सीना जोरी जरूर हो रही है। जी हाँ, ये बयान जो आया सामने, ये बयान आपको चकित कर सकता है, क्योंकि जिनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मंथरा हैं, वो विनेश फोगाट हैं। और विनेश फोगाट ने जीवन में इतना कुछ तो हासिल किया है देश के लिए कि इस तरह के विशेषणों से उन्हें अगर नहीं सुशोभित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, विनेश फोगाट और साथी पहलवानों ने उन पर आरोप लगाया है, पर मंथरा कहना और ये कह देना कि 3 पति और 3 पत्नियां बैठे हैं जंतर मंतर पर, ये सब मामला ऐसा लग रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने का मामला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर एफआईआर तो हो गया और एफआईआर के बाद कार्रवाई होती है, और कार्रवाई जो है वो अभी तक कोई हुई नहीं। बयान भी दर्ज हो गए और सीआरपीसी 164 के तहत जो बयान होते हैं वो भी दर्ज करवा दिए गए। अब इसके बावजूद अनुसंधान और तहकीकात चल रही है और कोई एक्शन तो हुआ नहीं है। पुलिस जाकर मुलाकात करके वापस आ गई है। तो ये तो देखिए ऐसा है कि एक रसूखदार व्यक्ति के साथ ही इस तरह की लिबर्टी कानून देता है। सामान्य आदमी होता तो इस तरह का आरोप लगते ही, एफआईआर होते ही उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाता, वो जो भी होता, गिरफ्तारी होती, कोर्ट में प्रोडक्शन होता, मामला आगे बढ़ता। पर यहाँ मामला तो बृजभूषण शरण सिंह का है ना, तो और वो इतने रसूखदार हैं तो वो सीना जोरी कर सकते हैं। शायद इसीलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला कि हमारे लिए विनेश मंथरा की तौर पर हैं, और तो उसमें उन्होंने खुद को राम भी तो साबित कर लिया ना। खुद को उन्होंने मर्यादा और बता रहे हैं कि जैसे हमने मंथरा को धन्यवाद करते हैं, वैसे ही एक दिन विनेश को करेंगे। हाँ, उनकी बातें जो है वो अजीब सी लग रही थी। हाँ, तो अब ये आकलन जो है वो तो नहीं कर पा रहे हैं कि उनका आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह है क्या। आखिर मंथरा का कैरेक्टर तो तभी आएगा ना जब राम का कैरेक्टर होगा। तो अगर प्रभु श्री राम जैसे वो हैं और मंथरा जैसी, तभी तो विनेश फोगाट होंगी ना। तो ये तो समाज के सामने खुली हुई बात है। बहरहाल ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आज की तारीख में वो अपने आप को बहुत मजबूत पा रहे हैं, और मौजूदा जो सेटअप है उसको उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। उनका एक बयान और कि आप सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें फंसकर कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान होना पड़ा था, वो ट्रंप तक पहुंच गए। अब देखिए, मतलब उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, अपने इलाके में वो मौजूद हैं और वहाँ से वो निकल नहीं रहे हैं। आपने बताया भी कि एक बहुत बड़ी रैली करना चाहते हैं वो। 5 जून की तारीख तय हुई है। 5 जून को एक अयोध्या में वो रैली करेंगे। महाचेतना रैली उन्होंने नाम रखा है, और जगह जगह घूम कर भाषण दे रहे हैं, लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर चढ़ करके आप आइए वहाँ। तो शक्ति प्रदर्शन, वो शक्ति प्रदर्शन है। और ये लोकतंत्र में कई दफ़े
जो शक्ति प्रदर्शन होता है और बहुत मजबूत जो लोग होते हैं, तो वो, अब चूंकि रामचरितमानस का प्रसंग है तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई भी हो जाता है क्योंकि अगर मजबूत हैं तो आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग जेल से जीत जाते हैं चुनाव। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के थे, उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत कर दी थी कि वो जेल से चुनाव जीत करके चले आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने कई लोगों को देखा कि जेल से चुनाव, तो ऐसा लगता है कि जो नैतिकता है उसके ऊपर ताकत हावी हो जाती है और वो एक बड़ी रैली करके एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ जो जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं उससे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। और ये संदेश दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, जो जाहिर है कि बहुत असहज होगा। बहुत अच्छा ऑप्टिक्स तो नहीं बन रहा है और एक सांसद, बहुत मजबूत दमदार सांसद है जिसके खिलाफ पार्टी नेतृत्व भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को लग रहा होगा कर्नाटक में भी हार हुई है, अर्बन सीटों पर भी हार हुई है, तो बहुत बढ़िया ऑप्टिक्स और संदेश जाता होगा कि देखिए ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है पार्टी, ये इमेज बन रही है। तो उन्हें भी एक संदेश देना है कि साहब सामने चुनाव है आपके 2024 में, तो हमारे जैसे आप व्यक्ति को आप दबाइए मत और देखिए हमारी ताकत क्या है। तो उन्होंने 5 जून की वो रैली रख दी है। तो ये कहते हैं कि इसे बैटल ऑफ आईलिड्स, पलक झपकाने का एक खेल होता है। तो कौन लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं, उधर वो बैठे हैं अपने लोगों के बीच में और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हैं और कौन पलक पहले झपकाता है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह तैयार नहीं हैं, वो मामला लगता है उन्हें कि वो जीत जाएंगे। और हरियाणा की राजनीति वर्सेस यूपी की राजनीति हम लोगों ने एक बार जिक्र भी किया था, आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्हीं के बयान को कोट कर रहा हूं कि कोई गवाह नहीं है और कोई सबूत नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हुए और उन्होंने तथाकथित एक नाबालिग लड़की को बीच में लाकर रख दिया। अब इस पर कोई क्या कह सकता है। देखिए दीपेंद्र हुड्डा का इस संदर्भ में मुझे इंटरव्यू करने का अवसर मिला था, तो मैंने ये सीधा सवाल उनसे किया था। तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि मैं हरियाणा प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और वो 2011 में बने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती संघ के, तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ सकता था, मैं अदालत जा सकता था, तो मैं गया नहीं क्योंकि मुझे रोहतक की राजनीति करनी थी, हरियाणा की राजनीति करनी थी। कुश्ती संघ में तो कुछ लोग चाहते थे तो मैं चला आया था। पहलवानों को मैं सपोर्ट करता रहूँगा, वो संघ के अंदर हों या बाहर हों। अब ये एक महज संयोग है कि ये पहलवान हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि जो मेडल ये लेकर के आए हैं वो पूरे देश के लिए लेकर आए हैं। अब देखिए विनेश फोगाट के लिए जो बात कही जा रही है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी दुखी हो जाएगा। वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में उन्होंने गोल्ड लिया है, मेडल्स लिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई बार परचम लहराया और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में, मतलब कुश्ती में आप अकेले भिड़ते हैं, उसमें बड़ा एंड्योरेंस, स्टेमिना, इंजरी से बचो और किस तरह से अपने आप को संभालते हुए कितनी, और उसमें उनका परिवार भी उनके साथ है। वो पृष्ठभूमि हम लोगों ने फिल्म में भी देखी कि कैसे उस समाज से उनके पिता या चाचा जो भी रहे होंगे, कैसे उन्होंने लड़ाई की और बेटियों को कुश्ती में लेकर के आए। उनकी कज़न्स हैं जो गीता और बबीता हैं, वो उन्होंने भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया है। तो मतलब इन पहलवानों को लेकर के हमें वी शुड सेलिब्रेट देम, वी शुड फील हैप्पी कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। अब ये व्यक्तिगत अदावत की जो स्थिति बनकर सामने आ रही है, तो अब ये मंथरा और ये तो बड़ा अटपटा सा लगता है। मैं तो कहता हूं कि चलिए ठीक है, हम एक तरफ ये इस बात को भी एक वक्त नज़रअंदाज कर दें कि वो क्या है, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, उस चीज़ को भी एक वक्त अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो वो इस देश की बेटियां हैं। वो अगर कुछ भी नहीं करती और किसी व्यक्ति पर आरोप लगाती, तो क्या इस देश का कानून इतना मजबूत नहीं है कि वो निष्पक्ष होकर
निष्पक्ष अगर ना हो तो कम से कम निष्पक्ष दिख कर वो एक जांच करे और इस पूरे मामले को हटाए। 1 महीना हो गया है, आज 23 तारीख है, पिछली 23 तारीख को धरने पर फिर से बैठे थे और तब से अभी तक सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद एफआईआर का हो जाना, अदालत का बीच में आके पुलिस को डांटना कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, एफआईआर होना, नाबालिग एक पॉक्सो का मामला लगना और बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई ना होना। ये नजर नहीं आता है कि संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति जाएगा और उसे इंसाफ मिलेगा। ये तो इंसाफ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हाँ, देखिए कानून तो है हमारे पास, कानून में कहीं कोई कमी नहीं है, पर कानून को कार्यान्वित करते हैं जो हमारे तंत्र हैं वो। अब मामला अदालत पहुंचे तो सही, और एफआईआर के बाद मैटर को आप कोर्ट लेकर के जाते हैं, जो सामान्य तौर पर जाना जाता है कि पुलिस जब एक अनुसंधान करती है तो फिर वो अनुसंधान ले करके जाती है और जो फाइनल अनुसंधान होता है उसको चार्जशीट बोलते हैं, और फिर वो चार्जशीट भी फाइल करती है। वो अपना इकट्ठा करती है अपने तहकीकात के दौरान एविडेंसेस वगैरह वगैरह, तो शायद वो कर भी रही होगी। पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि फ़ौरन गिरफ्तारी भी होती है, जिसमें कि आपने जैसा कहा पॉक्सो का मामला होता है उसमें गिरफ्तारी होती है। यहाँ ये सामान्य लड़कियां भी अगर ये बात कहती हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है, पर यहाँ तो मतलब ये लड़कियां ऐसी हैं जिनके बात को अनसुना करना बहुत आसान भी नहीं है, बहुत पहचान वाली हैं। तो ये सिंपल रसूख का मामला है। एक सामान्य लड़की भी अगर कोई बिटिया शिकायत करती है तो संज्ञान लिया जाता है और आए दिन लिया जाता है। हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, पर यहाँ संज्ञान इसलिए नहीं लिया जा रहा है, शायद इसलिए कि बृजभूषण शरण सिंह का एक रसूख है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो केवल खुद ही लगातार 1991 से, बीच में 1-2 साल को अगर छोड़ दें तो सांसद रहे हैं, और सोचिए कि 1991 से आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा दशक है, चौथा दशक है कह लीजिए, कि जब वो उनकी सांसदी का, और उनके बेटे विधायक, उनकी पत्नी जिला पंचायत, तो जिला परिषद, तो इस तरह से आप ये देखिए कि वो पूरा एक रसूखदार है। 15 एकड़ में फैली हुई गोंडा में कोठी, गाड़ियां हैं, घर में घोड़े हैं, और एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में उन्होंने अपने आप को कल्टीवेट किया है कि वो केवल अपनी सीट नहीं बल्कि आसपास की 5-6 लोकसभा की सीटों को प्रभावित करते हैं। गोंडा है जहां उनका घर है, उस सीट को, कैसरगंज जहां से खुद सांसद हैं अभी वो, अंबेडकर नगर है, बहराइच है, अयोध्या है, श्रावस्ती है, इन सब सीटों पर उनका, और कहते हैं कि वो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका रसूख है। इन सब सीटों पर तो सीधा ही सीधा है। इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनके, एक कहा जाता है कि वो 50 तो उनके खुद के हैं और 50 उनके रिलेटिव्स के हैं, मतलब 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो इन विधानसभाओं और लोकसभाओं में फैले हुए हैं, जहाँ के लोग भी लग जाते हैं चुनाव जिताने में, हराने में। तो एक नेटवर्क है उनके पास जो पार्टी पर ही आधारित नहीं है, वो उनका अपना नेटवर्क है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर मान लीजिए कि आप एक्शन लेते हैं तो ये सियासी तौर पर नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा। शायद ये एक दुविधा है जो आज की तारीख में उनके दल के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी अगर, जो कि नियमों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग रहती है, आचरण को लेकर के बहुत ज़्यादा मोदी जी के दौर में सजग रहते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? एक तो ये प्रश्न हो जाता है। दूसरी बात ये, इन्होंने जब कही मंथरा तो खुद को राम कह दिया उन्होंने। मंथरा ने आखिर किसके साथ अन्याय किया था? राम के साथ ही तो किया था ना। तो राम है क्या? सवाल तो यहाँ पर ये है कि आप कैसे राम अपने आप को कह सकते हैं? मंथरा के बारे में भी प्रसंग है और कैकेयी के बारे में भी प्रसंग है कि कैकेयी देश से आई थी, मंथरा उनके साथ आई थी, और मंथरा तो अपने रानी जिनके साथ वो आई थी उनका ही तो वो हित साधन करती, वो तो अपने रानी के बेटे को राजा बनाना चाहती थी। तो आप किसी एक ऐसे पात्र को पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक श्राप था राजा दशरथ पर कि
उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को बाण मार दिया था और उससे मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि ने उनको श्राप दिया था और कहा था कि अगर आप हमें अपने पुत्र वियोग में एक तरह से हम मरने को विवश हुए आपके कार्यों की वजह से, तो आप भी पुत्र वियोग में, और पुत्र वियोग का मतलब मौत होता। तो श्री रामचंद्र भगवान को मृत्यु से बचाने के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का उनके लिए वनवास मांगा था। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। और इसीलिए, और क्योंकि ये तय था कि कोई भी व्यक्ति रघुकुल को नहीं रख पाएगा क्योंकि श्राप ही ऐसा था, और वही हुआ। कोई 14 वर्ष तक वो जो राजगद्दी थी अयोध्या की वो खाली रही, बिल्कुल, भरत भी नहीं बैठे उस पर। और राम जब लौटे तो उसके बाद फिर वो अल्पकाल का ही अवधि माना जाता है। तो ये तो अलग अलग विमर्श है। और आप रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को बीच में क्यों ला रहे हैं, ये बड़ी छोटी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ऐसे आदर्श व्यक्ति नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आपके साथ हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान थे तो आप, डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण नेताओं के लिए नहीं है। कोई कहे कि मेरे साथ हो रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था, भले ही वो एक बार राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति अमेरिका के आप रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अमेरिका के अगर याद किए जाएंगे तो फिर वो बराक ओबामा और बिल क्लिंटन और जो अपने कार्यों के लिए यहाँ भी जॉन एफ कैनेडी को याद करते हैं ना, वो फिर इनके लिए थोड़ी याद करते हैं। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे वो फैक्ट्स गढ़ रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। यहाँ पे आखिर में जिम्मेदारी हिमांशु बनती है उस राजनीतिक दल की, जिस राजनीतिक दल से वो ताल्लुक़ रखते हैं। अब उनकी कोई मजबूरी है क्या? इनसाइड स्टोरी यहाँ है। तो मजबूरी तो दिखती ही है, तभी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। साफ तौर से बयान देना चाहिए या फिर कहना चाहिए आपकी पार्टी के सांसद हैं और अगर कुछ हो रहा है तो आप किसके साथ खड़े हैं। क्योंकि जब बेटियां जीत कर आती हैं, कई बार इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है, तमाम लोग कर चुके हैं, जब बेटियां जीत कर आती हैं तो आप फ़ोन करते हैं, आप मिलते हैं, आप बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। अब जब वो अगर आरोप लगा रही हैं तो आप किसके साथ खड़े हैं नहीं पता है। और साफ तौर से जो तंत्र काम कर रहा है वो तो लगता है कि सांसद महोदय के सामने है, चरण वंदना कर रहा है उनकी और उनकी तरफ झुक गया है। हालांकि कल को क्या होगा नहीं पता, क्योंकि चीज़ें अब कानूनी तौर पर आगे बढ़ चुकी हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो जवाबदेही होगी, लेकिन तब तक शांत बैठ जाना ये दिखाता है कि आप किसके साथ हैं। तो मजबूरी तो है ही है। अब ये जो रैली हो रही है, इस रैली का होना 5 जून को शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत, और मैं देख पा रहा हूँ इसमें अखिलेश यादव की खामोशी इस पूरे प्रकरण में। तो कहीं ये सब चीज़ें जुड़ी हुई तो नहीं है। देखिए 2024 के लिहाज से सब कुछ हो रहा है और 2024 एक पॉलिटिकल लड़ाई है जिसमें बहुत ही चाणक्य नीति के साथ लोग अपने अपने कदम बढ़ाएंगे। एक बयान भी नहीं आना अखिलेश यादव का, कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव को लग रहा है या कोई बातचीत तो नहीं हो चुकी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अगर दबाव बढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ब्रजभूषण शरण सिंह पाला बदल लें, वो सपा की तरफ आ जाएं। एक बार तो इलेक्शन लड़ भी चुके हैं, लड़के जीत भी चुके हैं 2009 में। तो क्या कहीं कुछ ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है? और क्या यही डर दिखा दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी पर कि बीजेपी भी खामोश है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर पास्ट रिकॉर्ड हम देखें तो 5-6 सीटें जो हैं अगर वो प्रभावित करते हैं लोकसभा की, तो इतनी सीटें आज की तारीख में दांव पर लगाने की किसकी हिम्मत है? और 5-6 सीट अगर लोकसभा की हैं तो विधानसभा की वो करीब करीब 30-35 सीटें हो गई। तो फिर इतना राजनीतिक जो कीमत है वो कौन देने के लिए तैयार है? जोखिम भरा मामला है। जोखिम वाला मामला है। तो कहीं अंदर की बात ये तो नहीं है कि ये जो उनकी जमीन पर पकड़ है ब्रजभूषण शरण सिंह की, उसने ही दरअसल हाथ पांव बांध रखे हैं और उनके दल के लोग
कहीं इस बात से खामोश तो नहीं है कि कहीं दूसरे दल में वो न चले जाएं और हमें हमारे लिए नुकसान का सौदा तो नहीं हो जाए। नहीं, सियासत तो इस मामले पे खूब हो रही है और मैं तो कहूँगा दोनों तरफ से हो रही है, मतलब क्योंकि उधर विपक्ष भी चाहता है कि हम इस मामले को भुनाने की कोशिश करें, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है जो सामने नज़र आनी चाहिए वो है न्याय, और न्याय में देरी कहीं ना कहीं एक अन्याय ही है। और क्योंकि जो पहलवान बैठे हैं वो पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर वो गलत हैं तो उनको सज़ा दी जाए, और अगर बृजभूषण गलत है तो उनको सज़ा दी जाए, लेकिन दी जाए। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो दूसरी तरफ से झलक ही रहा है। और दूसरा ये कि कानून हमेशा जो है पीड़ित जो होता है उस पक्ष में झुकता है। तो अब बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और इन पे सवाल तो पूछे ही जाएंगे। हमारे दर्शक भी बताएं कि उनको क्या लगता है इस पूरे मामले पे। अगर मंथरा कह दिया गया है बृजभूषण की तरफ से तो क्या मायने आप समझते हैं, क्या लगता है आपको, क्यों कहा गया है, राजनीतिक तौर पर क्या नज़र आ रहा है आपको, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।